नमस्कार। हाँ। आज हम एक कानूनी मामले की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हाँ, ये मामला राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का एक रीसेंट फैसला है इस पर। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्स है वो कोर्ट का ही दस्तावेज है। राहुल गांधी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, एप्लीकेशन US 482 नंबर 4623 ऑफ 2005। सही। इसमें हुआ ये था कि एक शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। और निचली अदालत ने समन भेज दिया था। हाँ, और उसी समन ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज हम इसी फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शिकायत क्या थी असल में। राहुल गांधी की तरफ से क्या दलीलें दी गईं, हाँ, और फिर हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाँ, देखते हैं कि कोर्ट ने कैसे इन तर्कों को परखा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है शिकायत से। शिकायत करने वाले हैं उदय शंकर श्रीवास्तव। अच्छा, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO से डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं, जो सेना में कर्नल रैंक के बराबर होता है ऐसा माना जाता है। अच्छा, BRO से। जी। और शिकायत किस बारे में थी, मतलब क्या मुद्दा था। शिकायत में ये कहा गया कि 16 दिसंबर 2022 को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, हाँ। तो उन्होंने मीडिया और पब्लिक के सामने एक बयान दिया। ये बयान अरुणाचल प्रदेश में जो भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी उससे जुड़ा था। अच्छा, बयान में क्या कहा गया था, कुछ डिटेल्स हैं। हाँ, आरोप ये है, मतलब शिकायत के मुताबिक बयान कुछ इस तरह का था कि भाई चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली है, 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया है और अरुणाचल में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है, और ये भी कि मीडिया इस पर सवाल नहीं पूछ रही। ओके, तो शिकायतकर्ता को इस बयान से क्या दिक्कत थी, मतलब उन्हें क्यों बुरा लगा। उनका कहना था कि ये बयान पहली बात तो झूठा है, बेबुनियाद है। अच्छा। और दूसरी बात कि इसका इरादा भारतीय सेना का मनोबल गिराना है और समाज में उसकी छवि खराब करना है। और क्योंकि वो खुद सेना से जुड़े रहे हैं, तो उन्हें और उनके जैसे दूसरे देशभक्त नागरिकों को इससे काफी दुख पहुंचा। समझ गया। तो इसी शिकायत पर निचली अदालत ने समन जारी कर दिया। बिल्कुल। शिकायत देखी, गवाहों के बयान सुने। लखनऊ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ, प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में ये मानहानि का मामला बनता है। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को IPC की धारा 500 के तहत बुलाया कि आप आइए और मुकदमे का सामना कीजिए। ठीक है, फिर मामला हाई कोर्ट गया। जी। तो राहुल गांधी की तरफ से क्या क्या मेन आर्ग्यूमेंट्स थे वहाँ। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे अहम तर्क ये था कि शिकायतकर्ता जो है वो कानूनी तौर पर पीड़ित व्यक्ति यानी कि अग्रीव्ड पर्सन नहीं है। अच्छा, क्यों? दलील ये थी कि बयान तो पूरी सेना के बारे में था, किसी एक व्यक्ति यानी शिकायतकर्ता के बारे में तो था नहीं। और वो अभी सेना में सेवानत भी नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। तो CRPC की धारा 199 है जो बताती है कि मानहानि का केस कौन कर सकता है। हाँ। उसके तहत उनको शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है। ये उनका मेन पॉइंट था। ओके, ये तो एक प्रोसीजरल पॉइंट हो गया। हाँ। और कोई बड़ा तर्क? दूसरी बड़ी दलील थी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। हाँ। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a है ना। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिल्कुल। कहा गया कि भाई वो एक नागरिक है, एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, तो उन्हें सरकार की नीतियों की, उसके कामों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। ये तो स्टैंडर्ड तर्क है ऐसे मामलों में। हाँ, और एक बात ये भी कही गई कि निचली अदालत ने जब समन जारी किया तो ठीक से विचार नहीं किया, मतलब बस मैकेनिकली ऑर्डर पास कर दिया। हाँ, कुछ वैसा ही, बिना सोचे समझे बस यंत्रवत तरीके से आदेश दे दिया। और उन्होंने कुछ नए सबूत भी हाई कोर्ट में पेश करने की कोशिश की, जैसे कोई प्रेस ब्रीफिंग के हिस्से वगैरह। अच्छा। जो उन्होंने निचली अदालत में नहीं दिए थे। दिलचस्प। तो ये सारे तर्क रखे गए। अब देखते हैं हाईकोर्ट ने इन पर क्या कहा। सबसे पहले वो पीड़ित व्यक्ति वाला मुद्दा, उस पर कोर्ट का क्या कहना था। देखिए, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता का सेना से जुड़ाव रहा है और बयान से उन्हें जो व्यक्तिगत पीड़ा या ठेस पहुंची वो उन्हें CRPC की धारा 199 के तहत पीड़ित व्यक्ति मानने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी उनका जुड़ाव काफी माना गया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि सेना जैसे एक बड़े पहचाने जाने वाले समूह के बारे में भी अगर कोई बयान दिया जाता है तो उससे जुड़ा कोई व्यक्ति अगर वो ये दिखा सके कि उसे पर्सनली ठेस पहुंची है तो वो पीड़ित माना जा सकता है। ठीक है। और वो जो समन आदेश की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था, उस पर कोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखा और पाया कि निचली अदालत ने समन जारी करने से पहले शिकायतकर्ता का बयान जो धारा 200 CRPC में होता है,
और फिर गवाहों के बयान जो धारा 202 में होते हैं उन सब पर गौर किया था। तो हाईकोर्ट का मानना था कि निचली अदालत ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है और पहली नज़र में मामला बनता हुआ दिख रहा है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस स्टेज पर मतलब 482 की कार्रवाई में निचली अदालत के मूल्यांकन को ओवरराइड नहीं कर सकती। ठीक है, समझ गया। और वो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली दलील थी, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसे कैसे देखा? इस पर कोर्ट का रुख काफी साफ था। उन्होंने कहा कि हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। सही बात है। इसकी सीमाएं हैं और इसमें किसी व्यक्ति या सेना जैसी संस्था के खिलाफ मानहानिकारक डेफेमेटरी बयान देने की छूट शामिल नहीं है। इसलिए इस केस के तथ्यों में ये दलील लागू नहीं होती। मतलब साफ कर दिया कि स्वतंत्रता की आड़ में मानहानि नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और वो जो नए सबूत पेश करने की बात थी, उस पे भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो इस स्टेज पर, जब वो सिर्फ समन ऑर्डर को रिव्यू कर रही है, केवल उन्हीं चीजों को देख सकती है जो निचली अदालत के सामने थी। अगर बचाव पक्ष को कोई नया सबूत देना है या अपनी सफाई में कुछ कहना है तो उसका मौका उन्हें ट्रायल के दौरान मिलेगा, अभी नहीं। तो कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश को सही माना और राहुल गांधी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। हाँ, बिल्कुल, यही मुख्य बात है। कोर्ट को लगा कि शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति है, निचली अदालत की प्रक्रिया सही थी और पहली नजर में मानहानि का मामला बनता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का तर्क यहाँ फिट नहीं बैठता। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अभी मामला वापस निचली अदालत में जाएगा और ट्रायल आगे बढ़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल, ट्रायल अब चलेगा। और ये हमें एक सोचने का बिंदु भी देता है, नहीं क्या? कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके बयानों और हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि सेना की प्रतिष्ठा के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा आखिर कहाँ तक है, खासकर जब बात मानहानि के आरोपों तक पहुंच जाए। इस पर शायद और विचार करने की जरूरत है।